प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। आप सबका ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। तो हमारा अध्याय नंबर 8 चल रहा था, कक्षा 12 का पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन, जिसका पार्ट नंबर 1 हमने पहले क्लियर कर लिया था। आज हम पढ़ेंगे पार्ट नंबर 2। उसमें पढ़ेंगे हम, जिसमें हमने पर्यावरण के बारे में पढ़ा या पृथ्वी जो सम्मेलन था रियो डी जेनेरो ब्राज़ील के शहर में हुआ था 1992 में। आज हम पढ़ेंगे कि विश्व की साझी संपदा या विरासत। वो तो हम उसमें तो हमने पढ़ा था कि हर देश अपने अपने स्तर पर क्या करे, पर्यावरण को स्वच्छ बनाए या पर्यावरण को स्वच्छ करने के लिए बनाने के लिए कौन कौन से कार्यक्रम करे, जिसमें एजेंडा 21 तय किया गया था, जिसमें स्थानीय स्तर की सरकारें भी क्या करें, सहयोग करें, स्थानीय स्तर से उस काम को पूर्ण किया जाए। आज हम पढ़ेंगे कि विश्व की साझी यानी मिलीजुली संपदा, यानी ऐसी संपदा जिस पर या विरासत जिसको हम कहते हैं, जिस पर किसी एक देश का अधिकार न होकर पूरे विश्व का अधिकार हो, उसको हम क्या कहेंगे, वैश्विक विरासत या विश्व की साझी संपदा। तो उस पर फिर वो साझी संपदा है तो उसका संरक्षण करने का, उसको नष्ट होने से बचाने का पूरी दुनिया, एक राष्ट्र विशेष का नहीं, पूरी दुनिया का क्या है, उसकी जिम्मेदारी है। तो हेडिंग डालेंगे हम, विश्व की साझी संपदा, विश्व की साझी संपदा या विरासत। संपदा क्या कहेंगे हम, विरासत। साझी संपदा क्या कहेंगे हम, विरासत। से आज से इसमें लिखेंगे हम विश्व की यानी दुनिया की, विश्व की साझी संपदा का अर्थ है तो विश्व की साझी संपदा का अर्थ है कि ऐसी संपदा, अब देखो इसका जैसा हेडिंग उसी प्रकार पढ़ते ही याद हो जाएगा, ऐसी संपदा जिस पर किसी एक व्यक्ति यानी किसी पर्सनल संपत्ति नहीं है, किसी एक व्यक्ति, समुदाय, कोई एक समुदाय या देश का अधिकार या किसी एक देश का अधिकार न हो, बल्कि विश्व के संपूर्ण समुदाय का। तो ये न लगाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो वाकई बदल जाएगा। जिस पर किसी एक व्यक्ति, विशेष समुदाय या देश का अधिकार न हो, बल्कि विश्व के संपूर्ण समुदाय का, पूरी दुनिया का होगा कहने का मतलब, संपूर्ण समुदाय का उस पर हक है या अधिकार है, या अधिकार हो भी लिख सकते हैं, जिस पर संपूर्ण विश्व का अधिकार हो। आगे लिखेंगे हम विश्व के कुछ हिस्से, दूसरा पॉइंट लिखेंगे इसमें, विश्व के कुछ हिस्से यानी भाग व क्षेत्र किसी एक देश के संप्रभु क्षेत्राधिकार से बाहर होते हैं। संप्रभु क्षेत्राधिकार से बाहर होते हैं, यानी नाम से ये कि ऐसी संपदा जिस पर किसी व्यक्ति का, समुदाय का, किसी एक राष्ट्र विशेष का अधिकार न होकर वो संपूर्ण विश्व का उस पर हक होता है या अधिकार होता है। तो दुनिया में कुछ ही ऐसे हैं जिन पर किसी एक देश का
अधिकार न होकर, वो क्या होते हैं, एक देश के, किसी एक देश के संप्रभु क्षेत्राधिकार से क्या होते हैं, बाहर होते हैं, अर्थात किसी एक देश विशेष का या राष्ट्र विशेष का उस पर कोई अधिकार नहीं होता है। इसलिए उनका प्रबंधन, अतः उनका प्रबंधन मतलब जो साझी विरासत है उनका प्रबंधन साझे तौर पर, साझा मतलब गठबंधन बोल सकते हैं या मिलजुल कर तौर पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा, यानी पूरे राष्ट्र के द्वारा या पूरी दुनिया के द्वारा या पूरे विश्व के द्वारा मिलकर किया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा किया जाता है। इन्हें वैश्विक संपदा या मानवता की साझी विरासत कहा जाता है। साझी विरासत कहा जाता है। अब देखो, ये हमने पढ़ा कि किसी राष्ट्र विशेष का अधिकार नहीं होता, ये क्षेत्राधिकार से क्या होती है, बाहर होती है। अतः इनका जो प्रबंधन है वो साझे तौर पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा किया जाता है। अतः इन्हें वैश्विक संपदा कहेंगे, क्योंकि ये विश्व की संपदा है, किसी एक देश की नहीं है। यह उसे मानवता की, यानी पूरी विश्व की है। तो विश्व किससे बना, मनुष्यों से मिलकर बना, एक देश से बना। देश किससे बना, समुदाय से बना। तो मानवता की साझी विरासत कहा जा सकता है, या इसे वैश्विक संपदा कह सकते हैं, या संपूर्ण मानव जाति का इस पर अधिकार होने के कारण इसे मानवता की साझी विरासत भी कह सकते हैं या कहा जाता है। आगे लिखेंगे हम, इसमें यानी विश्व विरासत में कौन कौन से क्षेत्र शामिल हैं। इसमें पृथ्वी का वायुमंडल, अब देखो ये एक तरह से उदाहरण हो गया कि साझी विरासत के उदाहरण बताइए, साझी विरासत में कौन कौन सी संपत्ति आती है। तो आप बताएंगे पृथ्वी का वायुमंडल। मान लो पृथ्वी को तो हमने बांट लिया देशों में, पृथ्वी को हमने किस में बांट लिया, देशों में बांट लिया। धरती को हमने बांट लिया, आकाश को हमने बांट लिया। लेकिन ये पृथ्वी का वायुमंडल जो किसी सीमा का मोहताज नहीं होता, जैसे मान लो नदी है या कोई वायुमंडल है, वायु है, उसमें जो वायु है तो वो सीमा नहीं देखती, वो ये देश है। तो वायुमंडल है वो संपूर्ण देश, पूरी दुनिया का है, पूरे मानव का है। तो उसको हमें क्या करना है, स्वच्छ बनाना है। तो अंटार्कटिका एक निर्जन क्षेत्र, जो अंटार्कटिका जो महाद्वीप है, इसको श्वेत महाद्वीप भी कहते हैं। अंटार्कटिका समुद्री सतह एवं बाहरी अंतरिक्ष, यानी अंतरिक्ष पर भी किसी व्यक्ति या किसी राष्ट्र विशेष का अधिकार नहीं है। जो कृत्रिम उपग्रह भेजे जाते हैं अंतरिक्ष में, तो वो सभी देशों के द्वारा भेजे जाते हैं, क्योंकि उस पर किसी राष्ट्र विशेष का अधिकार नहीं है, क्योंकि वो वैश्विक विरासत है या वैश्विक संपदा है। उस पर सभी विश्व का अधिकार है। एवं बाहरी अंतरिक्ष शामिल है। वैश्विक सुरक्षा के लिए, तो वो तो उदाहरण हो गए। अगला पॉइंट लिखेंगे, वैश्विक संपदा या विश्व संपदा की सुरक्षा के लिए तीन प्रकार के समझौते किए गए, जिनमें, अब वो तीन समझौते कौन से हैं तो याद रखेंगे, जिनमें
अंटार्कटिका संधि, संधि मतलब समझौता 1959 में, तो ये सन भी याद रखेंगे। अंटार्कटिका भी हमने पढ़ा था, तो ये संधि कब हुई थी? 1959 में। मॉन्ट्रियल, दूसरा है मॉन्ट्रियल न्यायाचार, ये संधि कभी 1987 में। अंटार्कटिका अगली है, अंटार्कटिका पर्यावरणीय, ये पर्यावरण से संबंधित है, पर्यावरणीय न्यायाचार संधि ये कभी 1991 में। तो 59, 87 और 91, ये 3 प्रमुख संधियाँ सुरक्षा से संबंधित वैश्विक संपदा की सुरक्षा के लिए 3 प्रकार के समझौते किए गए। अंटार्कटिका संधि, मॉन्ट्रियल न्यायाचार और अंटार्कटिका पर्यावरणीय न्यायाचार 1959, 87 और 91। अब देखो, ये तो थी वैश्विक संपदा जिस पर किसी राष्ट्र विशेष का या व्यक्ति विशेष का अधिकार न होकर संपूर्ण विश्व का या संपूर्ण मानवता का या मानव जाति का अधिकार था। अब पढ़ेंगे हम कि जो साझी संपदा है या जो वैश्विक विरासत है उसके गठने के कारण। तो अगले दिन क्या डालेंगे हम? साझी संपदा, संपदा के गठने के कारण, गठने के कारण कि जो वैश्विक विरासत है उसके घटने के क्या कारण है। तो इसमें लिखेंगे हम निजीकरण, एक होता है सार्वजनिकरण जिस पर सबका अधिकार हो, निजीकरण मतलब किसी व्यक्ति विशेष का या राष्ट्र विशेष का जिस पर अधिकार हो। गहनतर खेती, गहनतर खेती, जनसंख्या वृद्धि व पारिस्थितिकी तंत्र, व पारिस्थितिकी की तंत्र में कमी आना, पारिस्थितिकी तंत्र में कमी आना आदि कारणों से संपूर्ण विश्व में साझी संपदा का आकार, साझी संपदा का आकार लगातार घट रहा है, घट रहा है या कम हो रहा है। जनसंख्या वृद्धि के कारण, गहनतर खेती के कारण, एक तो थी जीविका खेती जिसमें तो क्या था कि किसान इतने क्षेत्र पे खेती करता जिसपे उसके परिवार का पालन पोषण हो सके। गहनतर मतलब जो जिस पर जनसंख्या अधिक और क्षेत्रफल क्या हो, कम हो, वहाँ पर कौन सी कृषि की जाती है? गहनतर कृषि। और निजीकरण के कारण या पारिस्थितिकी संतुलन में कमी आने के कारण जो साझी संपदा है वो क्या हो रही है? घट रही है। अब देखो इसकी जिम्मेदारी कौन ले कि जो वैश्विक संपदा है उस पर उसका दोहन सबसे ज़्यादा किसने किया, उसको सबसे ज़्यादा काम में किसने लिया है। तो उस वैश्विक संपदा को हम कैसे बचाए रखें, तो उसमें सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी कौन, विकासशील देश की हो या विकसित देश की हो, इसको कैसे तय करें। तो इसमें मतभेद होने के कारण भी तो पर्यावरण के संबंध में विश्व के जो देश हैं वो एकमत नहीं है, यानी वो अपनी जिम्मेदारी से बचना चाहते हैं। देखो इस अगला पॉइंट डालेंगे, ये कंप्लीट हो गया, घटने के कारण हमने पढ़ लिया। और अगला कारण पढ़ेंगे हम पर्यावरण के संबंध में, अगले हेडिंग डालेंगे पर्यावरण के संबंध में दक्षिण व उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी व
उत्तरी गोलार्ध के देशों के दृष्टिकोण में अंतर। अब देखो पर्यावरण के संबंध में जो उत्तरी गोलार्ध, अब उत्तरी गोलार्ध कौन सा, जैसे मान लो ये भूमध्य रेखा है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा जिसको कहते हैं, तो इस भूमध्य रेखा के जो उत्तर की तरफ जो देश हैं वो तो आगे उत्तरी गोलार्ध के देश, और वो साउथ एंड दक्षिण की तरफ वो कौन से आगे, दक्षिणी गोलार्ध के देश। ठीक है, यानी भूमध्य रेखा के उत्तर में जो देश आ गए वो उत्तरी गोलार्ध में हो गए, और दक्षिण में आ गए वो कौन से हो गए, दक्षिणी गोलार्ध के देश। तो अब उसमें देखो उसके दृष्टिकोण में क्या अंतर है, उसकी जिम्मेदारी को लेकर। जो साझी संपत्ति है उसकी जिम्मेदारी का सबसे ज़्यादा दोहन किसने किया, तो सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी किन देशों को उठानी चाहिए, तो उस जिम्मेदारी से वो बच रहे हैं। तो दृष्टिकोण में अंतर क्या है, तो देखो नंबर 1, उत्तर के विकसित देश, यानी तो उत्तरी गोलार्ध में जो विकसित देश कौन से गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में, तो उत्तर के विकसित देश, अब लिखने में इसको उत्तर को दक्षिण को कैसे भी लिख सकते हैं हम, लेकिन उत्तरी गोलार्ध में जो विकसित देश हैं, तो उत्तर के विकसित देश चाहते हैं कि पर्यावरण के संरक्षण में हर देश की जिम्मेदारी बराबर हो, जबकि इसको रेखांकित कर लेंगे, जबकि दक्षिण के विकासशील, उत्तर में तो कौन से हैं, विकसित, और दक्षिण में विकासशील, जबकि दक्षिण के विकासशील देशों ने का कहना है कि विकसित देशों ने पर्यावरण को अधिक नुकसान पहुंचाए हैं। विकसित देशों ने पर्यावरण को अधिक नुकसान पहुंचाया है, अतः उन्हें इस नुकसान की भरपाई की ज़्यादा जिम्मेदारी उठानी चाहिए। अतः उन्हें इस नुकसान की, कौन सा नुकसान, जो पर्यावरण को उन्होंने नुकसान पहुंचाया, जो पर्यावरण का दोहन किया है। तो देखो इसमें उत्तर में तो विकसित देश हैं और उसमें विकासशील देश हैं, इसको समझ लेते हैं। तो विकसित देश तो क्या कहते हैं कि पर्यावरण की संरक्षण में हर देश की जिम्मेदारी कैसी होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। लेकिन जो दक्षिण के जो विकासशील देश हैं वो क्या कहते हैं कि विकसित देशों ने पर्यावरण को अधिक नुकसान पहुंचाया, यानी उसका अधिक दोहन किया, अधिक उसका उपयोग किया, अतः उन्हें इस नुकसान की भरपाई की ज़्यादा जिम्मेदारी उठानी चाहिए। तो नुकसान की भरपाई की ज़्यादा जिम्मेदारी उठानी चाहिए। यानी दोनों के दृष्टिकोण में अंतर है। दूसरा लिखेंगे विकासशील देश। दूसरा दृष्टिकोण क्या है कि विकासशील देश आज या वर्तमान में
औद्योगिकरण की प्रक्रिया से गुजर रहे हैं अतः उन पर वे प्रतिबंध न लगें जो विकसित देशों पर लगाए गए हैं। तो दूसरा तरह क्या कहते हैं विकासशील देश कि अभी आज वो देश के औद्योगिकरण की प्रक्रिया से गुजर रहे हैं। मतलब जो कारखाने थे, मतलब जो भी वस्तुओं का जो उत्पादन होता था वो क्या होता था, एक कुटीर उद्योग के रूप में या घरेलू स्तर पर होता था। तो उनको अभी जनसंख्या बढ़े, उसकी डिमांड बढ़ेगी प्रोडक्ट की, तो वो काम जो पहले घरों में होता था या कुटीर उद्योग के रूप में होता था वो अब बड़े उद्योगों में मशीनों की सहायता से किया जाने लगा, जिससे जनसंख्या की पूर्ति, उससे रोजगार भी मिलते हैं, अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ होती है। तो अगर वो अभी औद्योगिकरण की ओर प्रक्रिया की ओर गुजरे हैं कौन, विकासशील देश, अतः उन पर वे प्रतिबंध न लगाए जाएं या वे रोक न लगाई जाए जो विकसित देशों के ऊपर लगाए गए हैं, या विकसित देशों के ऊपर जो प्रतिबंध लगाए गए हैं वो विकासशील देशों पर न लगें। अगर वो विकासशील देशों पर भी प्रतिबंध लगा देंगे तो विकासशील देश पीछे रह जाएंगे, अब अपने देश का विकास नहीं कर पाएंगे, अर्थात वो विकसित देशों की तुलना में पिछड़ जाएंगे। इन पहले से तो वो पिछड़े हुए हैं और भी ज़्यादा पिछड़ जाएंगे, अर्थात उनकी जो अर्थव्यवस्था वो क्या हो जाएगी, और भी ज़्यादा कमज़ोर हो जाएगी। अगला पॉइंट पढ़ेंगे हम, विश्व विरासत परंतु अलग अलग जिम्मेदारियों से अभिप्राय या अर्थ। विश्व विरासत या साझी विरासत एक ही बात है, परंतु अलग अलग जिम्मेदारियों से अभिप्राय या आशय। यानी विश्व विरासत को लेकर अलग अलग जिम्मेदारियों का क्या अर्थ है। जैसा भी कहा गया, विकसित देशों ने क्या कहा कि जिम्मेदारी सबकी बराबर होनी चाहिए, लेकिन विकासशील देशों ने क्या तर्क दिया कि विकासशील देशों की तुलना में विकसित देशों की जिम्मेदारी ज़्यादा बनती है। क्यों बनती है? क्योंकि उन्होंने संसाधनों का अधिक दोहन किया है, अतः उन्होंने अधिक काम में लिया संसाधनों को, तो उनकी जिम्मेदारी भी क्या बनती है, पर्यावरण को संरक्षण पहुंचाने में उसे अधिक जिम्मेदारी उठानी चाहिए। तो इसमें लिखेंगे हम, इस विचार के प्रतिपादन का तात्पर्य यह है कि विश्व पर्यावरण की रक्षा में विश्व पर्यावरण की रक्षा में विकसित देशों की जिम्मेदारी अधिक है। इसका तात्पर्य क्या है कि अलग अलग जिम्मेदारी, मतलब विरासत तो कैसी है, साझी है विश्व विरासत, लेकिन जिम्मेदारी अलग अलग होनी चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? इसका अर्थ क्या हुआ कि विश्व पर्यावरण की रक्षा में विकसित देशों की जिम्मेदारी अधिक है। यह जिम्मेदारी, यह इसी में आगे लिख लेंगे, विकसित देशों की जिम्मेदारी अधिक क्यों है, यह पढ़ेंगे हम। यह जिम्मेदारी विकसित व विकासशील देशों के लिए
विकसित व विकासशील देशों के लिए बराबर नहीं हो सकती, बराबर नहीं हो सकती। इसके अलावा अभी गरीब देश विकास के पथ पर गुजर रहे हैं, विकास के पथ पर यानी रास्ते पर, विकास के पथ या रास्ते पर गुजर रहे हैं। क्योंकि जो विकसित देश है वो उनकी तुलना में कम धन खर्च कर सकते हैं पर्यावरण के संरक्षण को लेकर। तो इसके अलावा अभी जो विकासशील देश हैं या जो गरीब देश हैं वो विकास के पथ पर गुजर रही हैं, अतः उनकी आर्थिक स्थिति क्या है, विकसित देशों की तुलना में बहुत ही कम है। अतः उनके ऊपर पर्यावरण रक्षा की जिम्मेदारी, उनके ऊपर पर्यावरण रक्षा की जिम्मेदारी विकसित देशों के बराबर नहीं हो सकती। तो देखो, जैसे मान लो कोई भी समाज में भी हम देखते हैं, जो ये कोई अमीर व्यक्ति है, पूंजीपति व्यक्ति है और एक गरीब है, तो गरीब व्यक्ति तो पूंजीपति है उनके बराबर है, वो किसी भी सामाजिक प्रतिष्ठान में या शिक्षा के ऊपर या स्वास्थ्य के ऊपर या संसाधनों के ऊपर वो खर्च नहीं कर सकता। उसी प्रकार दुनिया में विकसित देशों की तुलना में जो गरीब देश हैं वो उनका 1/2 या 1/3 भी खर्च करने में सक्षम नहीं है। अतः पर्यावरण संरक्षण की जो जिम्मेदारी है वो विकसित देशों के बराबर, जो गरीब देश हैं वो उनके बराबर जिम्मेदारी नहीं वहन कर सकते, वो जिम्मेदारी नहीं उठा सकते हैं। तो ये जिम्मेदारी क्या होनी चाहिए, अलग अलग होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? क्योंकि विकसित देशों के बराबर जो गरीब देश हैं वो इस जिम्मेदारी को वहन नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार आगे लिखेंगे, इस प्रकार रियो सम्मेलन जो रियो डी जनेरो शहर में होता ब्राज़ील में, रियो सम्मेलन ने माना कि अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण कानून के निर्माण प्रयोग व व्याख्या में विकासशील देशों की विशिष्ट ज़रूरतों का ध्यान रखना चाहिए, विशिष्ट ज़रूरतों का ध्यान रखना चाहिए। तो अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण कानून के निर्माण में, प्रयोग व व्याख्या में विकासशील देशों की विशिष्ट ज़रूरतों का ध्यान रखा जाना चाहिए। उस पर वो प्रतिबंध नहीं लगाए जा सकते हैं जो विकसित देशों पर लगाए गए हैं या लगाए जा सकते हैं। इसी संदर्भ में
संदर्भ में रियो घोषणा पत्र का कहना है कि धरती के पारिस्थितिकीय तंत्र की अखंडता व गुणवत्ता की बहाली, सुरक्षा व संरक्षण के लिए सभी राष्ट्र विश्व बंधुत्व की भावना से आपस में सहयोग करेंगे। तो इसी संदर्भ में रियो जो घोषणा पत्र था, जो रियो डी जेनेरो ब्राज़ील का शहर है, 1992 में वो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, अर्थ समिति, उसमें क्या कहा गया कि धरती के पारिस्थितिकीय तंत्र की अखंडता व गुणवत्ता की बहाली के लिए या उसको बनाए रखने के लिए, सुरक्षा व संरक्षण के लिए सभी राष्ट्र, दुनिया के पूरा विश्व बंधुत्व की जो भावना है, भाईचारे की जो भावना है, उससे आपस में क्या करेंगे, सहयोग करेंगे। विभिन्न राष्ट्रों का योगदान अलग अलग है। अगले लाइन से लिखेंगे हम, पर्यावरण के विश्वव्यापी अपक्षय में मतलब क्षरण होना या हानि होना, अपक्षय में विभिन्न राष्ट्रों का योगदान अलग अलग है। तो पर्यावरण के विश्वव्यापी जो अपक्षय यानी उसको जो हानि पहुँचे, उसमें विभिन्न राष्ट्रों का योगदान अलग अलग। इसे देखते हुए विभिन्न राष्ट्रों की साझी किंतु अलग अलग जिम्मेदारी होगी। अब देखो, विश्वव्यापी जो अपक्षय हुआ है, जो नुकसान हुआ है पर्यावरण को, उसका विभिन्न राष्ट्रों का अलग अलग योगदान है। मतलब किसी ने ज़्यादा नुकसान पहुंचाया या ज़्यादा प्रकृति का दोहन किया, किसी ने कम किया है। तो अतः इस बात को ध्यान में रखते राष्ट्रों की जो साझी संपत्ति है, राष्ट्रों की साझी किंतु अलग अलग जिम्मेदारी की, यानी सभी साझी मतलब सभी राष्ट्र मिलकर पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देंगे या पर्यावरण प्रदूषण को या ग्लोबल वार्मिंग को या जो ओजोन परत में छिद्र हो रहा है, ओजोन परत के लिए जिम्मेदार कारक कौन से, उनको कम करने, उसके कारण को समाप्त करने में बराबर साझे रूप से नहीं सब मिलकर साथ देंगे। लेकिन अलग अलग जिम्मेदारी होगी कि सब एक समान भार सहन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कोई विकसित देश है, कोई विकासशील। तो विकासशील देश या जो दुनिया के गरीब देश हैं, वो विकसित देशों की तुलना में
वो जिम्मेदारी सहन या वहन नहीं कर सकते। दूसरी बात, विकसित देशों ने विकासशील देशों की तुलना में प्रकृति का ज़्यादा दोहन किया, तो उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो पर्यावरण संरक्षण में विशेष भूमिका का निर्वहन करें या अपनी विशेष जिम्मेदारी को निभाएं, क्योंकि उन्होंने प्रकृति को ज़्यादा हानि पहुंचाई है। आगे पढ़ेंगे हम क्योटो प्रोटोकॉल। क्या पढ़ेंगे? क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो क्या है? ये इसकी जापान में एक शहर का नाम है क्योटो। तो उस जगह पर जो मीटिंग हुई थी या बैठक हुई थी, तो उसको हम क्या कहेंगे? क्योटो प्रोटोकॉल। तो हेडिंग डालेंगे हम। अगली हेडिंग डालेंगे हम क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल। रोकिए गुनाल। तो देखो हम पढ़ेंगे क्योटो प्रोटोकॉल से आज से। तो क्योटो जापान के एक शहर का नाम है, जिसके नाम पर क्या है? क्योटो प्रोटोकॉल। इसमें लिखेंगे हम सन 1997 में जापान के एक शहर का नाम है क्योटो। जापान के क्योटो शहर में अब 97 में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया। एक सम्मेलन का आयोजन किया गया जिसे क्योटो प्रोटोकॉल कहा जाता है। तो क्योटो कौन से देश का शहर है? जापान का। तो उसमें जो सम्मेलन या जो मीटिंग हुई थी, इसलिए इसको क्या कहते हैं? क्योटो प्रोटोकॉल, उसी जगह के नाम पर। आगे लिखेंगे क्योटो प्रोटोकॉल यह एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। इसके अंतर्गत औद्योगिक देशों के लिए ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन मतलब बाहर निकलना। तो जो औद्योगिक देश हैं, इन पर बृहत पैमाने पर उद्योग स्थापित हैं, तो उनसे जो ऐसी गैसों का उत्सर्जन होता है, उन उद्योगों से, जो पृथ्वी पर ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ा रहा है, अर्थात भूमंडलीय तपन को बढ़ा रहा है। तो ऐसी गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लक्ष्य निर्धारित किए गए। जो औद्योगिक जिन देशों में जो बड़े औद्योगिकरण हुआ है, विकसित देशों में विशेष रूप से, जो ऐसी गैसों का जो उत्सर्जन होता है, जो भूमंडलीय तपन को बढ़ा रहे हैं, तो उनको कम करने के लिए उद्योगों को तो हम बंद कर नहीं सकते हैं, क्योंकि वह अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, अर्थव्यवस्था का आधार स्तंभ है। तो ऐसे कौन सी तकनीक अपनाई जाए जिससे उन्हें उससे उद्योग धंधे भी चले और पर्यावरण को भी कम से कम नुकसान हो, या पृथ्वी पर जो वायु प्रदूषण हो रहा है या
जो पृथ्वी पर ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, भूमंडलीय तापमान लगातार बढ़ रहा है, तो उसको कैसे कम किया जा सके। तो ये लक्ष्य निर्धारित किए गए किसमें, क्योटो प्रोटोकॉल में। विकासशील देशों में, अगला लिखेंगे, विकासशील देशों में ग्रीन हाउस गैसों का प्रति व्यक्ति उत्सर्जन अपेक्षाकृत कम होने के कारण मतलब उनकी तुलना में चीन, भारत एवं अन्य विकासशील देशों को क्योटो प्रोटोकॉल की बाध्यताओं से अलग रखा है। क्योंकि जो विकसित देश हैं उनसे पर्यावरण को ज़्यादा नुकसान पहुंचा है, लेकिन जो विकासशील देश हैं, चीन है, भारत, तो अन्य जो विकासशील देश हैं उनको क्योटो जो प्रोटोकॉल था उसकी जो कुछ नियमों का तो पालन करना, लेकिन उसको नियमों का पालन करने के लिए विकसित देशों की तरह उनको बाध्य नहीं किया जा सकता था, उसको मजबूर नहीं किया जा सकता, क्योंकि उन देशों के विकास के लिए उद्योगों का स्थापित करना बहुत ही ज़रूरी है। अब इसका हम लाभ पढ़ेंगे, इसका क्योटो प्रोटोकॉल का लाभ। तो इसमें लिखेंगे लाभ, लिखेंगे किसका, क्योटो प्रोटोकॉल का। इसमें लिखें क्योटो प्रोटोकॉल के कारण औद्योगिक विकास से संपन्न देश पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाने के लिए अपने उद्योगों से निकलने वाली जहरीली गैसों के अनुपात को निर्धारित सीमा तक, मतलब जितनी निर्धारित की गई है, निर्धारित सीमा तक मतलब 2 सीमा तय की गई है, निर्धारित सीमा तक घटाने पर सहमत हुए। तो इसका लाभ क्या हुआ कि हर देशों के लिए अलग अलग एक क्राइटेरिया फिक्स किया गया, जिसमें जो औद्योगिक विकास से संपन्न देश पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाने अपने उद्योगों से निकलने वाला जो जहरीली जो गैसें हैं जिससे पर्यावरण को लगातार नुकसान हो रहा है उनको, तो उसके अनुपात को टेक्नोलॉजी के माध्यम से क्या करें, उसको कम से कम करने का प्रयास करेंगे। इस बात पर वो सहमत हुए हैं।
अगला पॉइंट पढ़ेंगे हम पर्यावरण सुरक्षा के मसले पर भारत का दृष्टिकोण। अगला पढ़ेंगे हम पर्यावरण सुरक्षा के मसले पर भारत का दृष्टिकोण, और भारत के संदर्भ में पढ़ेंगे हम। तो अगला पॉइंट लिखेंगे पर्यावरण सुरक्षा के मसले पर पर्यावरण सुरक्षा के मसले पर भारत का दृष्टिकोण, यानी पर्यावरण की सुरक्षा को लेकर भारत की के क्या विचार हैं या भारत का क्या मानना है। तो देखो, पर्यावरण सुरक्षा के मसले पर भारत का दृष्टिकोण, इसमें लिखेंगे हम भारत ने 2002 में क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए। तो ये प्रश्न हो गया कि भारत ने क्योटो प्रोटोकॉल पर कब हस्ताक्षर किए? 2002 में। कब किए? 2002 पर। एवं इसका अनुमोदन किया, एवं इसका अनुमोदन किया, अर्थात उसको सहमति, उस प्रोटोकॉल पर सहमति व्यक्त की कि वास्तव में ऐसा होना चाहिए पर्यावरण को बचाने के लिए जो जहरीली गैस है उसका उत्सर्जन कम होना चाहिए, उसका अनुपात को कम करें दुनिया के सभी देश। तो इस पर्यावरणीय जो संरक्षण है उसमें भारत ने अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए क्या किया? उस पर हस्ताक्षर किए 2002 में, और उसका अनुमोदन किया, मतलब उसको एक तरह से अपना लिया या उसका समर्थन किया, ऐसा भी हम कह सकते हैं। आगे लिखेंगे हम भारत चीन व अन्य विकासशील देशों को इस प्रोटोकॉल की कौन सा? क्योटो प्रोटोकॉल की बाध्यताओं से रियायत दी गई है, जैसा कि हमने पूर्व में पढ़ा, क्योंकि विकासशील देश हैं। अब क्यों दिया गया भाई? उनको रियायत क्यों दी गई है इन देशों को? क्योंकि औद्योगिकरण के दौर में या समय में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के मामले में इनका कुछ खास योगदान नहीं था। अर्थात इसने इनमें उद्योग धंधे नहीं थे विकसित देशों की तुलना में, इसलिए उन्होंने पर्यावरण को नुकसान भी क्या किया? कम किया है। अतः इन देशों को विकसित देशों की तुलना में ज़्यादा रियायत दी गई। उसका कारण भी क्या था कि उन देशों में उद्योग धंधे इतने विकसित नहीं थे। अगर विकसित नहीं थे तो उन्होंने पर्यावरण को नुकसान भी नहीं पहुंचाया है। आगे लिखिए पर्यावरण सुरक्षा के मामले पर पर्यावरण सुरक्षा के मसले पर या मामले पर भारत ने
जून 2005 में, जून 2005 में, उसमें हस्ताक्षर कब किए थे? 2002 में ग्रुप एट देशों एट के देशों की बैठक में अपने दृष्टिकोण को या अपने विचारों को निम्न प्रकार स्पष्ट किए हैं। जून 2005 में जो 8 देशों का ग्रुप था, उसकी बैठक में भारत ने अपने विचार निम्न प्रकार से प्रकट किए हैं या अपने तर्क दिए हैं। उसमें लिखेंगे हम नंबर 1, प्रति व्यक्ति उत्सर्जन दर का तर्क। प्रति व्यक्ति उत्सर्जन दर का तर्क। इसमें लिखेंगे हम विकासशील देशों में ग्रीन हाउस गैसों के प्रति प्रति व्यक्ति विकासशील देशों में ग्रीन हाउस गैसों की लिखें प्रति व्यक्ति उत्सर्जन दर विकसित देशों की तुलना में नामात्र है। ये बात ने क्या तर्क दिया कि जो विकासशील देश हैं, उनका जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने में ग्रीन हाउस गैसों में प्रति व्यक्ति जो उत्सर्जन दर है, वो विकसित देशों की तुलना में केवल नाम मात्र की है। नंबर 2 पे लिखेंगे साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारियों का तर्क। ये हम पूर्व में पढ़ भी चुके हैं। मतलब जिम्मेदारी जो संपत्ति तो साझी है, लेकिन जिम्मेदारी क्या होगी? अलग अलग होगी। यानी मिलकर क्या करेंगे? पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाएंगे, लेकिन सभी देशों की जिम्मेदारी बराबर नहीं हो सकती। तो जिम्मेदारी कैसी होगी? अलग अलग। तो इसमें लिखेंगे हम उत्सर्जन दर में कमी करने की सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी विकसित देशों की है। विकसित देशों की है, क्योंकि इन देशों ने एक लंबी अवधि तक या एक लंबे समय तक बहुत ज़्यादा उत्सर्जन किया है। बहुत ज़्यादा उत्सर्जन किया है, यानी इन्होंने ज़्यादा उत्सर्जन किया है, तो इनकी जिम्मेदारी ज़्यादा बनती है। तीसरा लिखेंगे हमें, तो देखो इसमें हमने 2 पॉइंट पढ़े हैं, तो इसमें आज इतना ही पढ़ेंगे हम कि जो जून 2005 में ग्रुप 8 देशों का जो दृष्टिकोण था, उसमें भारत ने 2 तर्क दिए। प्रति व्यक्ति उत्सर्जन दर का तर्क कि इसमें विकासशील देशों का जो अनुपात है गैसों का उत्सर्जन करने में, ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन करने में, वो
विकसित देशों की तुलना में नाम मात्र कम नहीं है, बिल्कुल नहीं के बराबर है। इस कारण से उनकी जिम्मेदारी कम बनती है। दूसरा है कि साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारी का तर्क दिया, अर्थात उत्सर्जन दर में कमी करने की सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी विकसित देशों को लेनी चाहिए या उनकी है। क्यों है कि इन देशों ने अर्थात विकसित देशों ने क्या किया, एक लंबी अवधि तक या लंबे समय तक औद्योगिकरण के माध्यम से या उद्योगों के जो उत्सर्जन होता है जहरीली गैसों का, उसका ज़्यादा अनुपात किसका था, विकसित देशों का था। और जो औद्योगिकरण है वो विकसित देशों में स्थापित हुए थे, अतः इनकी जिम्मेदारी ज़्यादा बनती है। और कल हम अगले नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि भारत के पर्यावरण से संबंधित प्रयास यानी भारत ने क्या क्या प्रयास किए हैं जिससे पर्यावरण को संरक्षित किया जा सके या पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाया जा सके। भारत के संदर्भ में या भारत सरकार ने या भारत ने इसके संबंध में क्या प्रयास किए हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।